तो मूवी की शुरुआत पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया 2011 से होती है और हम एक डिवोर्स्ड मदर एबनी और उसके सबसे छोटे बेटे आंद्रे को देखते हैं जो कि वॉल पर पेंटिंग कर रहा था। एबनी अपने परिवार के साथ हाल ही में ही यहाँ पर शिफ्ट हुई थी और ये उनका तीसरा घर था। खैर अब एबनी के परिवार में उसकी माँ ब्रेटा होती है जो कि उसकी बायोलॉजिकल मॉम है और एबनी का बड़ा बेटा नेट और उसकी बेटी शांते। खैर ब्रेटा नेट और शांति को चर्च लेकर जाती है लेकिन उनका ध्यान चर्च में नहीं लगता। लेकिन फिर भी ब्रेटा उनको जबरदस्ती लेकर जाती है क्योंकि उसका ये कहना था कि गॉड ने ही उसको बचाया था। लेकिन एबनी जो होती है वो आंद्रे को चर्च नहीं जाने देती और यही बात ब्रेटा रात को डिनर के वक्त एबनी से पूछती है, लेकिन वो उल्टा उसे ही कहने लगती है कि वो उसको ये ना सिखाए कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं। अब यहाँ पर एबनी जो है वो एक नार्सिसिस्ट है और नार्सिसिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जिसे अपनी गलतियां बिल्कुल नहीं दिखती और वो दूसरों को गलत समझता रहता है, ये जानते हुए भी कि गलती खुद उसकी थी। ब्रेटा अब आग में घी डालने का काम करती है और एबनी के खाने में कमियां निकालने लगती है जिससे कि एबनी काफी गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ आंद्रे जो होता है वो दूर मानता है तो एबनी ये कहती है कि वो तो लैक्टोस इंटॉलरेंट है, लेकिन आंद्रे का ये कहना था कि वो लैक्टोस इंटॉलरेंट नहीं है और वो अपनी माँ के ऊपर ही इल्जाम लगाता है कि वो कंजूसी कर रही है और इस बात पर ब्रेटा काफी हंसने लगती है, जिस पर गुस्से में आकर एबनी आंद्रे के फेस पर चाटा मार देती है और आंद्रे का होठ फट जाता है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि एबनी एक अल्कोहलिक भी है और वो अल्कोहल के नशे में बच्चों को मारा पीटा करती थी और इसलिए ही एबनी के हस्बैंड ने डिवोर्स फाइल किया हुआ था। लेकिन बच्चों की कस्टडी एबनी को मिल गई और अब वो खुद को सुधारने की कोशिश कर रही है। तभी हम नोटिस करते हैं कि नेट, शांति और आंद्रे एक ही रूम में सोते हैं और शांति का मोबाइल भी टूटा हुआ था और वो अपने डैड से बात भी कर रही थी। तभी वहाँ पर किसी मक्खी के भिनभिनाने की आवाज आने लगती है और नीचे एबनी भी सारे खर्चों का हिसाब किताब लगा रही थी कि तभी उसे भी एक मक्खी दिखाई देती है। वो नोटिस करती है कि वो मक्खी बेसमेंट से आई थी। अब वो बेसमेंट की तरफ देखती है जहाँ पर ढेर सारी मक्खियाँ थी तो वो बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देती है। अब आधी रात को हम देखते हैं कि आंद्रे अचानक से उठकर नीचे आता है और फ्रिज में रखा हुआ दूध पीने लगता है और पीने क्या लगता है वो आधे से ज्यादा तो नीचे गिरा रहा था कि तभी एक बर्ड आकर पास वाली विंडो में टकरा जाती है, लेकिन आंद्रे का इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं था। वो बाद में बाहर जाता है तो बाहर एक रेवन बर्ड थी जो कि अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। डैम, दिस रेवन बर्ड अगेन। खैर अब देखो, जैसा कि आप जानते हो कि डिमोनिक और हॉरर मूवीज के अंदर रेवन बर्ड मौत से जुड़ी हुई होती है एंड मोस्टली इसको एक बुरा शगुन माना जाता है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट जो रेवन बर्ड्स होती हैं वो काफी समझदार होती हैं एंड वो ऐसी बिल्कुल नहीं होती। एनीवेज इसके बाद वो रेवन बर्ड वहीं पर खत्म हो जाती है और सीन अगली सुबह पर आता है जहाँ पर हम आंद्रे, नेट और शांति को स्कूल से घर आते हुए देखते हैं और एबनी को कार की ईएमआई वाले कॉल कर रहे थे कि 3 महीने से ईएमआई नहीं आई है। तो एबनी ये कहती है कि उसके 3 बच्चे हैं और उसने सारे पैसे नए घर में शिफ्ट होने में लगा दिए हैं। तो ईएमआई वाला ये कहता है कि उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं है। तो एबनी भी गुस्से में आकर ये कह देती है कि तो फिर ईएमआई भी उसकी दिक्कत नहीं है और उन्हें कुछ करना होगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम नोटिस करते हैं कि पास की गली का एक लड़का नेट को गालियां दे रहा था और वो एक पत्थर नेट के सर में मार लेता है जिस वजह से उसके सर से खून आने लगता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं करता और चलता रहता है। बेसिकली वो लड़ाई वगैरह नहीं करना चाहता था। इधर घर की सफाई करते हुए एबनी को नेट के क्लोजेट में से वोडका की बोतल और कुछ पैसे मिलते हैं और जब नेट घर आता है तो वो उससे उस बोतल के बारे में पूछती है तो नेट कहता है कि वो ड्रिंक नहीं करता, उसने तो ये अपनी माँ से छुपाई थी क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एबनी अल्कोहलिक हुआ करती थी। खैर नेट के कपड़ों पर खून देखकर एबनी शांति से पूछती है कि क्या हुआ, तो शांति सब कुछ बता देती है और एबनी सीधा उस लड़के के पास जाती है और शांति से हमको पता चलता है कि एबनी को एक बार पहले जेल भी हो चुकी है। खैर एबनी जाकर उस लड़के को अच्छे से समझाती है कि वो नेट को आगे से तंग ना करे। अब वो वापस आती है तो इससे हमको यही पता चलता है कि एबनी को एंगर इश्यूज भी है और यही बात ब्रेटा भी उसको बताती है। तो एबनी की बातों से हम ये जान पाते हैं कि असल में ब्रेटा भी पहले नशा किया करती थी और वो एबनी को मारा पीटा करती, लेकिन फिर वो चर्च जाने लगी थी और ड्रग्स और एबनी को उसने अब्यूज करना छोड़ दिया और इसलिए ही ब्रेटा कहा करती थी कि चर्च जाने से सब ठीक हो जाता है। खैर आंद्रे पीछे बैकयार्ड में होता है और वो किसी से बात कर रहा था, लेकिन हम नोटिस करते हैं कि वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। अब तभी एबनी वहां पर आती है और वो बेसमेंट के बाहरी दरवाजे में से मक्खियों को बाहर आता देखती है। फिर वो आंद्रे को अंदर जाने के लिए कहती है। अब रात को जब सभी टीवी देख रहे थे तो एबनी शांति की बर्थडे पार्टी को पोस्टपोन करने के बारे में पूछती है, लेकिन शांति इसके लिए नहीं मानती और ऊपर से वो एबनी को उसे एक नया फोन दिलाने के लिए भी कहती है, लेकिन वो उसके लिए मना कर देती है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। तो शांति अब दुखी होकर ऊपर चली जाती है और उसके पीछे पीछे आंद्रे भी चला जाता है। तभी आधी रात का सीन आता है जहाँ पर आंद्रे बेसमेंट के अंदर चला गया था और आवाज सुनकर एबनी भी सारा घर चेक करने लगती है कि कोई घर में ना आ गया हो, लेकिन हम नोटिस करते हैं कि आंद्रे अपने रूम में चला गया था और एबनी बेसमेंट के दरवाजे को खुला देखकर काफी हैरान हो जाती है कि वो बार बार गेट को बंद करती है लेकिन वो फिर से ओपन हो जाता है और अब गुस्से में आकर वो फिर से दरवाजे को बंद करती है।
अब अगली सुबह हम ये देखते हैं कि ब्रेटा ने आखिर चर्च जाना क्यों शुरू किया था। तो ब्रेटा को असल में ल्यूकेमिया है, यानी कि कैंसर है, और वो काफी पहले ही खत्म हो जाती, लेकिन जब से वो चर्च जा रही है उसकी हालत ठीक हुई है। अब ब्रेटा अपनी कीमोथेरेपी कराने के लिए क्लिनिक जाती है, जहाँ पर वो रिचर्ड नाम के आदमी के साथ फ्लर्ट करने लगती है, और वो भी ब्रेटा से काफी इम्प्रेस्ड हो गया था। खैर वहाँ पर कुछ और औरतें भी थी जो कि ब्रेटा के बारे में गलत बातें कर रही थी, तो वो उनको डांट कर चुप करवा देती है। फिर वो जब थेरेपी करवा कर वापस जा रही होती है तो रिसेप्शनिस्ट ब्रेटा को ये बताती है कि उसकी 2 महीने की पेमेंट पेंडिंग है। तो ब्रेटा बताती है कि उसकी मेडिकल इंश्योरेंस तो खत्म हो गई होगी। तो रिसेप्शनिस्ट ये बताती है कि उन्होंने तो 1 साल पहले ही मेडिकल इंश्योरेंस वाले केस लेना बंद कर दिए थे। तो ब्रेटा ये पूछती है कि तो अब तक बिल्स कौन पे कर रहा था। तो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि एबनी ही बिल्स को पे कर रही थी, और उसने ये बात ब्रेटा को बताने के लिए मना किया था। यानी कि एबनी जितनी बुरी दिखती है वो उतनी बुरी थी नहीं, वो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही थी अपने परिवार को चलाने के लिए। अब रात को हम ये देखते हैं कि एबनी काफी ज्यादा ड्रिंक करके आई थी और वो ब्रेटा के पास जाती है। ब्रेटा उसे सारी बात बता देती है कि उसको पता चल चुका है कि वही उसके मेडिकल बिल्स पे कर रही थी। इस बात पर एबनी कुछ नहीं बोलती और सोने चली जाती है। आधी रात को उसे कुछ आवाज आती है और वो अपने साथ एक बैट लेकर नीचे चेक करने जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी एबनी अचानक से वॉमिट करने लगती है और फिर वहाँ नेट आ जाता है। वो एबनी से उसके पैसों के बारे में पूछता है जो उसको उसके डैड ने भेजे थे, क्योंकि नेट कहीं दूर जाना चाहता था, क्योंकि वो अपनी माँ के साथ नहीं रहना चाहता। ये बात सुनकर एबनी नेट को जोर से थप्पड़ मारती है और गुस्से में नेट भी एबनी को जोर से धक्का मारता है, इतनी जोर से कि एबनी बहुत जोर से नीचे गिर जाती है। गुस्से में एबनी नेट को मारने लगती है और वहाँ तभी आंद्रे आ जाता है और वो अपनी माँ को रोकने के लिए भागता है, लेकिन बैट पर उसका पैर पड़ने की वजह से वो भी नीचे फिसल कर गिर गया था और उसे काफी चोट लगती है। फिर नेट अपने रूम में चला जाता है और रात को एबनी नेट के पास आती है और उसे उसके पैसे लौटा देती है और उससे ये कहती है कि उन्हें उसकी जरूरत है, इसलिए वो ना जाए। और ये वो पैसे थे जो कि वोडका की बोतल के साथ मिले थे, जो कि उसके पिता ने उसे भिजवाए थे। अब अगले दिन एबनी एक पेस्ट कंट्रोल वाले को बुलाती है और उसे बेसमेंट के अंदर एक मरी हुई काली बिल्ली मिलती है जिस पर मक्खियां लग रही थी। तो अब आपको समझ में आया होगा कि मक्खियां कहाँ से आती थी। खैर पेस्ट कंट्रोल वाला उसे उठाकर बाहर ले जाता है और वो एबनी से $60 मांगता है, लेकिन एबनी घर के ओनर से मांगने के लिए कहती है। तो वो आदमी ये कहता है कि काम उसने करवाया है तो पैसे भी उसको देने होंगे, लेकिन यहाँ पर फिर से एबनी उस आदमी की ही गलती निकालने लगती है। लेकिन नेट ये कहता है कि वो जाकर पैसे लेकर आएगा और उसने वही पैसे उसको दिए थे जो कि उसके पिता ने उसे दूर जाने के लिए दिए। फिर इसके बाद हम सिंथिया को देखते हैं जो कि एबनी की कस्टडी ऑफिसर है और वो यहाँ पर बच्चों को देखने के लिए आई थी कि बच्चे सही है या फिर नहीं, क्योंकि एबनी सिंथिया को बिना बताए घर चेंज कर रही थी। खैर अकेले एबनी ही नहीं बल्कि बाकी सभी बच्चे भी सिंथिया को पसंद नहीं करते थे। फिर सिंथिया अंदर जाकर बच्चों के बॉडी पर लगे हुए चोट के निशान के बारे में पूछती है, लेकिन बच्चे कुछ नहीं बताते। फिर सिंथिया वहाँ से जाने लगती है और जाने से पहले वो शांटे को अपना कार्ड भी देकर जाती है। यहाँ पर सिंथिया और ब्रेटा तो एक दूसरे से और भी ज्यादा नफरत किया करते थे। तभी हम नोटिस करते हैं कि बाहर ब्रेटा और एबनी को कार में एक लेडी दिखाई देती है। तो ब्रेटा ये कहती है कि हो सकता है कि वो एक चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर होगी जो कि उन पर नजर रख रही है। अब सीन शिफ्ट होता है और सभी शांटे की बर्थडे पार्टी में आए थे, यानी कि उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था। हम नोटिस करते हैं कि यहाँ पर रिचर्ड और एबनी की फ्रेंड एशिया भी आई हुई थी। खैर वो सभी बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं और एबनी शांटे के लिए एक नया फोन भी लेकर आती है, जिसके बाद एबनी ड्रिंक करती है और इसलिए वो सभी बच्चों को ऊपर सोने के लिए भेज देती है। लेकिन तभी एबनी को कहीं से दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है और आवाज बेसमेंट से आ रही थी और अंदर आंद्रे था जो कि दरवाजे पर अपना सर मार रहा था। एबनी अब उसे होश में लाने की कोशिश करती है और आखिरकार वो होश में आ जाता है। वो ये कहता है कि वो वहाँ पर ट्रे से बात कर रहा था जो बेसमेंट के होल में रहता है और कभी कभी वो उसके क्लोजेट में भी आता है। एबनी देखती है कि आंद्रे को बुखार है तो वो उसे ऊपर लेकर जाती है और उसके माथे पर आइस पैक रख देती है। अब वो नीचे आकर ड्रिंक करने लगती है और नशे की हालत में वो एजिया को कुछ गलत बोल देती है, जिस वजह से वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। खैर एबनी अब देखती है कि आंद्रे फिर से नीचे आ गया था तो फिर से वो उसे ऊपर भेज देती है और खुद भी वो सोने चली जाती है। तभी हम नोटिस करते हैं कि बच्चों के रूम से आवाज आ रही थी, जैसे कि कोई जोर जोर से वॉल में कुछ मार रहा हो और बच्चों को भी क्लोजेट में कुछ दिखाई देता है और एबनी उनके रूम में जाती है और नीचे ब्रेटा रिचर्ड को घर भेज देती है। फिर तभी ब्रेटा को ऊपर से बच्चों के चिल्लाने की तेज आवाज आती है। वो बच्चों के रूम में जाकर देखती है कि वहाँ की वॉल टूटी हुई थी और बच्चे काफी डरे सहमे से थे। तो आंद्रे बताता है कि एबनी ने उन्हें वॉल में पटका था। अब ये बात सुनकर ब्रेटा एबनी को वहाँ से बाहर भेज देती है, लेकिन एबनी का ये कहना था कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है और ब्रेटा बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी और उनका पीछा वही लेडी कर रही थी जिसको हमने पहले देखा था।
तभी हम बच्चों को स्कूल में देखते हैं जो कि अजीब बर्ताव कर रहे थे। लाइक नेट सीरियस बातों पर हंस रहा होता है। लाइक जब उसकी टीचर HIV के ऊपर लेक्चर दे रही थी तो वो काफी हंस रहा था, और ये सीरियस इसलिए था क्योंकि उसका खुद का बेटा HIV से खत्म हुआ था। लेकिन नेट हंसता रहता है। आंद्रे क्लासरूम के अंदर ही पैंट उतार कर पॉटी करने लगता है और टीचर पर फेंक देता है। उधर शांति की थाइज में से भी ब्लीडिंग होने लगती है। यानी कि इन तीनों के साथ कुछ बहुत ही अजीब घटित हो रहा था। ये बच्चे पहले ऐसा नहीं करते थे। अब तभी इन सब के बारे में ब्रेटा को पता चलता है, जो कि एबनी को कॉल करके बताती है, और वो जल्दी से हॉस्पिटल आती है जहां पर आंद्रे का साइकोलॉजिकल टेस्ट चल रहा होता है, और वो एक रेवन की फोटो को देखकर उसे ट्रे बोलता है। खैर फिर एबनी और ब्रेटा डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर ये कहती है कि बच्चे एकदम नॉर्मल है। तो एबनी उस डॉक्टर के ऊपर ही चिल्लाने लगती है। तो डॉक्टर ये कहती है कि हाँ, बच्चों के साथ कुछ तो गलत है, और वो ये है उनकी बॉडी पर बड़े बड़े चोट के निशान। और ये बात सुनकर एबनी शांत हो जाती है। अब वहां से ये बाहर आ जाते हैं और बाहर ब्रेटा और एबनी के बीच बहस हो जाती है, जिस दौरान इन दोनों ने ही एक दूसरे को गालियां दे दी थी। फिर एबनी अपने बच्चों को अपने साथ घर ले जाती है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। रात को एबनी आंद्रे को नहला रही थी और नीचे फोन रिंग होने लगती है, लेकिन ब्रेटा फोन नहीं उठाती। तभी नेट भी उठ जाता है और एबनी नीचे फोन उठाने जाती है, लेकिन फोन पर बस लोन वाले थे। अब यहाँ ब्रेटा एक क्रूसीफिक्स वॉल पर लगा रही थी, लेकिन एबनी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रेटा एबनी को ऐसा नहीं करने देते, और अब वो वापस आंद्रे के पास चली जाती है और नोटिस करती है कि नेट आंद्रे को बाथटब में डुबाकर खत्म करने की कोशिश कर रहा था। एबनी अपना पूरा जोर लगाती है नेट को खींचने के लिए, लेकिन नेट आंद्रे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन कैसे भी करके एबनी आंद्रे को बचा लेती है, और वहाँ तभी ब्रेटा भी आ जाती है। नेट अब रोने लगता है कि उसे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा नहीं करना चाहता था। अब अगले दिन सिंथिया फिर से बच्चों को देखने के लिए आई थी, क्योंकि बच्चे आज स्कूल नहीं गए थे, और उस डॉक्टर ने उसे बच्चों के बॉडीज पर चोट के निशानों के बारे में बता दिया था। खैर सिंथिया एबनी पर इल्जाम लगाए जा रही थी, तो एबनी ये कहती है कि इस घर में कुछ अजीब है, जो कि बच्चों को कुछ कर रहा है। लेकिन सिंथिया को तो बस अपनी अथॉरिटी जतानी थी, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकती, इसलिए सिंथिया ऐसा कर रही है, और अगर उसके बच्चे होते तो वैसा नहीं करती। ये सुनकर सिंथिया ये बोलती है कि उसका भी एक बेटा हुआ करता था, जो कि 8 साल की उम्र में खत्म हो गया एक एक्सीडेंट के दौरान, और अगर उस दिन सिंथिया ने ध्यान दिया होता तो आज उसका बेटा जिंदा होता। और वो ये सब इसलिए करती है ताकि बच्चों के साथ ऐसा ना हो जैसा उसके बेटे के साथ हुआ। वो बताती है कि उसे बहुत गुस्सा आता है एबनी जैसी लेडीज पर, जो कि अपने बच्चों को अब्यूज करती है। खैर तभी ऊपर से ब्रेटा एक बैट लेकर आती है और सिंथिया को वहाँ से जाने के लिए कहती है, जिसके चलते सिंथिया डर कर वहाँ से चली जाती है। लेकिन बाहर वही लेडी थी जो कि पहले भी वहाँ एबनी पर नजर रख रही थी, और वो एबनी की फोटोज ले रही होती है, तो ब्रेटा उसे भी वहाँ से भगा देती है। तभी हम देखते हैं ब्रेटा को, जो कि अपने चर्च की पेस्टर से बात कर रही होती है उनकी हेल्प मांगने के लिए, लेकिन वो ये कहती है कि वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। फिर सीन एबनी पर शिफ्ट होता है, जो कि बार में ड्रिंक करके घर वापस जाने लगती है, और बार के बाहर वही लेडी खड़ी हुई थी जो कि अब तक एबनी पर नजर रख रही थी, उसकी फोटोज को ले रही थी। अब एबनी उसको गालियां देकर वहाँ से जाने लगती है, और वो लेडी ये बताती है कि एबनी के घर में असल में एक ईविल स्पिरिट का वास है, जो कि उसके बच्चों को खत्म कर देगी। फिर वो लेडी एबनी को एक डिनर पर लेकर जाती है, तो वो उसे बताती है कि वो अपोस्टल है, यानी कि वो जीसस क्राइस्ट के कमांड्स पर चलती है, और उन्होंने ही एबनी की हेल्प करने के लिए उसे वहाँ पर भेजा। वो बोलती है कि जो चीज एबनी के घर पर है वो असल में एक फॉलन एंजल है, वो भी काफी हाई रैंक का, यानी कि हायर रैंक डीमन है वो। तभी वो उसे एक परिवार की फोटो दिखाती है और ये बोलती है कि वो परिवार एबनी से पहले वहाँ पर रहने के लिए आया था। उसके अंदर हस्बैंड वाइफ और ट्विन बच्चे हुआ करते थे। लड़की को उस डीमन ने पजेस कर लिया था, और किसी डॉक्टर को उसकी इस हालत के बारे में पता नहीं चल पाया कि उसे दिक्कत क्या है। और जब वो उस घर में पहली बार गई थी तो उसे वहाँ से मौत की बदबू आई थी, और वो डीमन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो उस बच्चे को नहीं बचा पाई। और फिर वाइफ को भी डीमन ने पदस्थ कर लिया, और उसने अपने ही हस्बैंड का सर धड़ से अलग कर दिया और अपनी बेटी को भी खत्म कर दिया था। अपोस्टल कहती है कि उसे आंद्रे का डिलीवरेंस करना होगा। असल में डिलीवरेंस में कोई रिचुअल नहीं होता, ना ही कोई ड्रेस कोड जैसी चीज होती है जैसे कि एग्जॉर्सिस्ट करते हैं। डिलीवरेंस में सीधा जीसस क्राइस्ट से ही हेल्प मांगी जाती है और डीमन को बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अंदर फेथ की जरूरत पड़ती है। खैर एबनी को उसकी बातों पर यकीन नहीं था और वो वहाँ से जाने लगती है, तो अपोस्टल ये बोलकर उसे अपना एड्रेस देती है कि उसे उसकी जरूरत पड़ेगी। इधर घर पर ब्रेटा को नीचे से किसी की आवाज आती है और वो नीचे जाने लगती है, और उसे भी वहाँ से स्मेल आ रही थी। और जैसे ही वो नीचे जाती है घर की लाइट चली जाती है और वो डीमन ब्रेटा के ऊपर
ऊपर हमला करता है, वो भी आंद्रे के रूप में। वो ब्रेटा का गला दबाकर उसे खत्म कर देता है। जब एबनी घर पहुंचती है तो घर का फायर अलार्म ऑन था। दीवार पर लगा हुआ क्रूसीफिक्स जल रहा होता है और एबनी देखती है कि ब्रेटा खत्म हो चुकी है। फिर वहाँ आंद्रे आता है और वो उसे कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। तभी वहाँ पर एम्बुलेंस आती है और एबनी बच्चों को लेकर वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि एबनी के घर को क्राइम सीन डिक्लेयर कर दिया गया था। और सुबह वहाँ पर सिंथिया घर की फोटोज क्लिक करने लगती है, स्पेशली उस वॉल पर लगे हुए उस जले हुए क्रूसीफिक्स की। खैर अब सीन शिफ्ट होता है और एबनी अपनी कार में जा रही थी और ऐसे ही रात भी हो जाती है। तभी आंद्रे को पीछे कुछ होने लगता है। वो कहता है कि ब्रेटा एबनी की वजह से खत्म हुई है। वो ये बोलता है कि वो उन सबको मार देगा। तभी एबनी देखती है कि आंद्रे की आंखें एकदम काली हो गई थी, तो वो बहुत डर जाती है और इसी चक्कर में एबनी एक ट्रक से टकराने से बाल बाल बचती है। वो अब अपनी कार को साइड में लगाती है और एक डिनर में जाकर हेल्प मांगती है और ये कहती है कि कोई चीज है जो कि उसके बच्चों को खत्म कर रही है। और सभी बाहर आकर कार में बच्चों को चेक करते हैं जिन्हें कुछ भी याद नहीं था। अब सीन हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट होता है और एक डॉक्टर एबनी से सवाल पूछ रही थी। थोड़ी देर के बाद में सवाल जवाब खत्म होने के बाद एबनी के पास सिंथिया आती है और वो उसे बताती है कि एबनी पर चार्जेस नहीं लगेंगे, लेकिन वो बच्चों को फॉस्टर केयर भेज देंगे। बच्चों को फॉस्टर होम जाते देख एबनी बहुत रोती है। खैर इन सब के बाद एबनी अपोसल के पास जाती है और अपोसल ये बताती है कि वो डीमन आंद्रे के जरिए बाकी दोनों बच्चों को भी कंट्रोल कर रहा है। खैर उधर हॉस्पिटल के अंदर आंद्रे की हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर सिंथिया को बताती है कि वो किसी और ही भाषा में बात कर रहा था और जो कुछ आंद्रे के साथ हो रहा है उसे देखकर सिंथिया को भी अब एबनी की बात पर यकीन था कि उनके घर में कुछ न कुछ ईवल जरूर था। अब इधर अपोसल एबनी को गॉड पर विश्वास करने के लिए कहती है और एबनी ये बताती है कि एक दिन ब्रेटा घर में एक आदमी को लेकर आई थी। ब्रेटा को ड्रग्स के नशे में सो गई थी, लेकिन उस आदमी ने एबनी के साथ जबरदस्ती करी थी। उसने गॉड से हेल्प मांगी थी, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी और उसी दिन से उसका फेथ खत्म हो गया था और यही रीजन था कि वो अपनी माँ से काफी चिढ़ती थी। अब यहाँ पर अपोसल ये कहती है कि फेथ से ही उस डीमन को बाहर निकाला जा सकता है और वो दोनों अब प्रेयर्स करने लगते हैं। तभी हॉस्पिटल में सिंथिया आंद्रे के पास जाती है और आंद्रे के अंदर का जो डीमन होता है उसे सिंथिया के बेटे के बारे में पता था, तो वो उसको इमोशनली मैनिपुलेट करके उसके स्ट्रैप्स को खोलकर उसे आजाद करने के लिए कहता है, लेकिन सिंथिया इसके लिए मना कर देती है। तो आंद्रे के अंदर का डीमन वो स्ट्रैप्स तोड़कर बेड से कूदकर नीचे फ्लोर पर आ जाता है और फिर वॉल के ऊपर क्रॉल करने लगता है। तभी डॉक्टर ये कहते हैं कि वो इन सब के पीछे का एक लॉजिकल रीजन ढूंढेंगे, लेकिन सिंथिया कहती है कि उसमें कुछ भी लॉजिकल नहीं है। इधर एबनी नर्स के कपड़े पहनकर हॉस्पिटल आ गई थी और वो किसी तरह आंद्रे के रूम में पहुंच जाती है और वो उसे उठाकर वहां से बाहर आने लगती है। डॉक्टर जब आंद्रे के बारे में पूछते हैं तो बाकी डॉक्टर्स और नर्सेस भी उस रूम में जाने से डर रहे थे। खैर जब डॉक्टर अंदर जाता है तो वहाँ पर आंद्रे था ही नहीं, क्योंकि आंद्रे को तो अपोसल और एबनी अपने साथ ले गई उसका डिलीवरेंस करने के लिए, जहाँ पर वो पहले आंद्रे को बांधते हैं और फिर वो उसे बाहर निकलने के लिए कहने लगते हैं, यानी कि उस डीमन को। अपोसल उसके ऊपर होली वाटर छिड़क देती है और डीमन दर्द में चिल्लाने लगता है। वो अपना रूप बदल लेता है और ब्रेटा में चेंज हो जाता है, जिसके लंबे नाखून और तेज दांत थे। वो अपोसल का मजाक उड़ाने लगता है और इधर हम नेट और शांति को देखते हैं, जिनको दर्द हो रहा था क्योंकि वो दोनों भी काइंड ऑफ पॉजेस हो रखे थे। और आपको याद होगा द एक्सॉर्सिस्ट बिलीवर के अंदर भी दो लड़कियां एक साथ पॉजेस हुई थी, तो यहाँ पर भी कुछ सिमिलैरिटीज थी। अब यहाँ पर डीमन खुद को आजाद करके फ्लोर पर लेट जाता है। वो काफी स्ट्रॉन्ग था और अपोसल बार बार उसे बाहर निकलने के लिए कमांड कर रही थी। तो डीमन तेज हवाएं चलाने लगता है तो एबनी विंडोज को बंद करती है। ऊपर की विंडोज को बंद करने जाती है कि तभी डीमन वापस से आंद्रे का रूप ले लेता है और अचानक गायब हो जाता है। फिर वो अपोसल को हवा में उठा लेता है और पटक पटक कर फेंकने लगता है, जिस वजह से अपोसल अधमरीसी हो जाती है। अब जब एबनी नीचे आती है तो डीमन अपोसल के पास बैठा था और फिर वो अचानक गायब हो जाता है। एबनी अपोसल के पास जाती है और वो ये कहती है कि वो उस लड़की को बचा नहीं पाई थी, इसी वजह से उसका फेथ खत्म हो गया है, या फिर ये कहे कि कम हो गया है। लेकिन एबनी को अपना फेथ स्ट्रॉन्ग रखना होगा अपने बच्चे को बचाने के लिए, अदरवाइज वो भी नहीं बचेगा। फिर इसके बाद एबनी अपोसल से होली वाटर लेकर नीचे बेसमेंट में जाती है, लेकिन अब तक अपोसल खत्म हो गई थी। मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर फेथ में हल्का सा भी डाउट हुआ तो डीमन आपसे जीत जाएगा। खैर नीचे जाकर एबनी एक होल को देखती है ग्राउंड में, जो कि हेल का एक पोर्टल था और हम जानते हैं कि जो फॉलन एंजल्स थे वो इसी तरह से हेल में गए थे। अब वहीं पास में डीमन बैठा हुआ था तो एबनी उस पर होली वाटर छिड़कती है, जिससे कि उसे पेन होता है। तो डीमन एबनी के ऊपर हमला कर देता है। वो उसी का रूप ले लेता है और डीमन एबनी को धीरे धीरे मारने लगता है। वो उसकी बॉडी को तोड़ने लगता है। एबनी भी अब अधमरी हो गई थी, लेकिन उसका फेथ नहीं टूटा था, इसलिए डीमन एबनी का गला अपने पैर से दबाने लगता है और धीरे धीरे एबनी खत्म होने लगती है।
लेकिन खत्म होने से पहले होता यह है कि वो अपने सामने अपने बच्चों की एक झलक को देखती है। फिर हम एबनी को अपनी कॉन्शियसनेस में ही देख पाते हैं, जहाँ पर उसे ब्रेटा की बात याद आती है कि अगर वो उससे गुस्सा है तो वो गॉड से बात करे, और यहाँ गॉड भी एबनी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर वो वापस जिंदा हो जाती है। यानी कि कुछ पल ही लिए उसके अंदर गॉड आ गए थे। यहाँ पर डीमन कहता है कि कोई भी उससे बच नहीं सकता और वो सबको खत्म कर देगा। तो यहाँ पर एबनी गॉड की हेल्प मांगने लगती है और डीमन जलने लगता है। डीमन को समझ आ चुका था कि अब मैटर सीरियस हो गया है, इसलिए वो दर्द में भीख मांगने लगता है। उधर नेट और शांति की हालत भी खराब थी क्योंकि ये सभी कनेक्टेड हो गए थे। लेकिन अचानक से एबनी एक एंशिएंट लैंग्वेज में प्रे करने लगती है और आखिरी टाइम वो गॉड वर्ड बोलती है और डीमन जलने लगता है और एबनी उस डीमन को उसी होल में फेंक देती है। और अब जैसे ही ये फॉलन एंजल यानी कि डीमन हेल में जाता है तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और एबनी दूर जा गिरती है। उधर शांति और नेट भी अब नॉर्मल हो गए थे, जिसके बाद एबनी को होश आता है और वो होल के पास आंद्रे को देखती है जो कि अब नॉर्मल हो गया था। और आप ये सोच रहे होंगे कि डीमन ने इनको पजेस किया कैसे, तो देखो ये तीनों ही बहुत ज्यादा टूटे हुए थे। इनके पेरेंट्स का डिवोर्स होने वाला था, जिसकी वजह से इनके मन में बहुत पेन था। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा दुख आंद्रे को था, जिसके चलते डीमन ने उसे पजेस किया और एक एक करके बाकी 2 बच्चे भी पजेस हो गए। लेकिन यहाँ पर फाइनली मैटर ठीक हो चुका था। अब यहाँ पर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है और सिंथिया एबनी से मिलने आती है, जो कि उस घर को छोड़कर जा रही थी। सिंथिया कहती है कि बच्चों को कुछ याद नहीं है और एबनी के हस्बैंड ने पिटीशन फाइल करी है। खैर एबनी कहती है कि उसे गॉड पर यकीन है और वो अपने बच्चों के साथ ही रहेगी। एबनी सिंथिया को एक क्रूसीफिक्स पेंडेंट भी देती है और गॉड पर भरोसा रखने के लिए कहती है, यानी कि एबनी का जो फेथ था वो वापस रिस्टोर हो गया था। फिर मूवी के एंडिंग में हमको बताया जाता है कि असल में ये जो कहानी है वो रियल लाइफ स्टोरी पर आधारित है। खैर अब 6 महीने के बाद में चाइल्ड सर्विसेज वालों ने एबनी की पिटीशन ग्रांट कर ली थी और बच्चों की अब फुल कस्टडी उसे मिल जाती है, यानी कि अब उसके बच्चों पर उसके पिता का कोई भी हक नहीं रहेगा। शायद वो मिलने तो आ सकते हैं लेकिन लीगल कस्टडी उसके पास ही रहेगी। अब तभी हम एबनी और 3 बच्चों को देखते हैं जो कि कार में जा रहे थे और सभी काफी खुश भी होते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि ये मूवी असल में लटोया एमंस की जिंदगी से इंस्पायर्ड है। वो घर 2016 तक खाली रहा था और फिर उसको गिरा दिया गया, यानी कि ये सच्ची घटना थी। लेकिन अभी भी उस घर के आसपास यानी कि उस जमीन के आसपास में सुपर नेचुरल एक्टिविटीज होती रहती है। और ये जो मूवी है हमें कहानियों से इंस्पायर होकर बताई गई है कि जो फॉलन एंजल्स से वो अलग अलग जगह पर जाकर धरती पर गिरे थे, जो कि अलग अलग डीमंस में तब्दील हो गए अपने अंदर की चीजों की वजह से, यानी कि अपने अंदर की ईविल की वजह से। और शायद से ये जो डीमन था ये उनमें से ही कोई एक था। इसी के साथ में द डिलीवरेंस मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हाल ही में ही नेटफ्लिक्स के ऊपर आई द डिलीवरेंस फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सच्ची घटना पर आधारित मूवी पसंद आई होगी। अब देखो मूवी की रेटिंग बेशक से कम होगी लेकिन क्रिटिक्स की तरफ से इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मूवी है भी काफी इंटरेस्टिंग और लटोया एमंस ने ये सब कुछ वाकई में फेस किया था अपने टाइम पर और उसी के ऊपर बेस्ड ये मूवी बना दी गई। ये मूवी खाली एक चीज नहीं दर्शाती है, यहाँ पर सुपर नेचुरल और डीमन वाली चीज को हटाकर काफी और चीजें भी दर्शाई गई है। जैसे कि जब पेरेंट्स का डिवोर्स होता है तो बच्चों पर क्या बीतती है। बच्चों का मन बहुत ही ज्यादा चंचल रहता है। कई बच्चे अपने पिता की तरफ आकर्षित रहते हैं, कई अपनी माँ को प्यार करते हैं और दोनों को अलग होता देखकर उनके दिमाग पर कैसा असर पड़ता है, ये चीजें यहाँ पर दिखाई गई है। बात रही ब्रेटा और एबनी के रिश्ते के बारे में, तो उनका रिश्ता भी बचपन से कुछ ऐसा ही था और सेम चीज यहाँ पर एबनी भी करती थी। लेकिन उम्र के साथ में ब्रेटा को भी अकल आई और बाद में एबनी को भी अकल आ गई थी कि अपने बच्चों के साथ ये सब करना गलत होता है। बचपन में ब्रेटा जो थी वो काफी नशा किया करती थी, जिसके चलते उसके साथ जो व्यक्ति आया था उसने एबनी के साथ में काफी गलत काम किया था और इसी वजह से एबनी अपनी माँ से चिढ़ती थी कि उन्होंने क्यों उसे नहीं रोका या फिर वो ऐसे व्यक्ति को घर पर लेकर क्यों आई थी। और तब से ही एबनी का जो फेथ था वो चर्च से और गॉड से हट चुका था, लेकिन एंड में वो रिस्टोर हो जाता है उसी के खुद के बच्चों की वजह से। और ये जो मूवी है वो एक्सॉर्सिस्ट द बिलीवर से थोड़ी बहुत मिलती है। लाइक वो मल्टीपल पोजेशन वाली चीज तो काफी सिमिलर थी कि एक को दर्द होगा तो बाकी को भी दर्द होगा। बस यहाँ पर अच्छी चीज ये है कि एंड में ये सारे लोग बच जाते हैं, लेकिन बुरा ये हुआ कि ब्रेटा जो थी वो खत्म हो गई। अब वैसे भी देखो उसको कैंसर था तो यहाँ पर उसको उससे आजादी मिल गई थी और शायद से उसने बचपन में जो गलत काम किए थे उसकी सजा उसको मिली। बाकी जो आंद्रे था वो पेंटिंग वगैरह किया करता था, उसकी पेंटिंग्स में अपना दर्द वो दर्शाता था कि वो क्या चाहता है या फिर अपनी जिंदगी में वो क्या बनना चाहता था, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या होना चाहता है, वो सब कुछ वहाँ पर वो मेंशन कर रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी और एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।